नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन की अहम बैठक की। टीएमसी छोड़ने वाले विधायकों पर एक्शन की तैयारी की। देखेंगे कैसे बिहार एमएलसी चुनाव के पहले टूटा एनडीए। राम मंदिर को लेकर क्यों फिर सवालों से घिरी बीजेपी सरकार। जानेंगे कैसे ईरान ने इजरायल को सिखाया सबक। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। असम में 12 मंत्रियों को विभाग आवंटित। सीएम हेमंत ने गृह समेत कई विभाग अपने पास रखे। अपने करीबी जयंत मल्ला बरुआ को बनाया वित्त मंत्री। परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े नेता। हिरासत में लिए गए अध्यक्ष उदय भानु चिप समेत कई कार्यकर्ता। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से मांगा जवाब। सऊदी अरब में रहने वाले 12वीं के छात्र के परीक्षा के नतीजे रोकने का है मामला। 12 जून को होगी मामले की सुनवाई। लिपुलेख हमारा है। दिल्ली में मौजूद नेपाल के विदेश मंत्री खनाल के बिगड़े बोल। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भारत और चीन के समझौते पर उठाए सवाल। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 719 अंकों की गिरावट के साथ 73,524 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 243 अंकों की गिरावट के साथ 23,123 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली में लगभग 2 साल बाद इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई, जिसमें विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कई अलग अलग दल इसमें शामिल हुए। इस दौरान मोदी सरकार की नीतियों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सरकार को घेरने की प्लानिंग भी की गई, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार की नीतियों और चुनाव आयोग के कारनामों को लेकर इंडिया गठबंधन अब आर पार की जंग लड़ने की तैयारी में जुट गया है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सीजेआई को चिट्ठी लिखने की तैयारी है। वहीं मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर भी हल्ला बोलने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इसे लेकर इंडिया गठबंधन का दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में महाजुटान हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता एक साथ दिखाई दिए। इस बैठक में 25 दलों के नेता शामिल हुए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सुप्रिया सुले, कपिल सिब्बल, तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन वर्चुअली जुड़े। करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक में सभी दलों ने 5 बिंदुओं पर अपनी सहमति जताई है। इसमें पहले नंबर पर यह सहमति बनी कि एसआईआर और मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र उन्हें जल्द ही सौंपा जाएगा। दूसरा, लाखों छात्रों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए यह सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ है। नतीजा है कि आज लाखों युवा सड़कों पर खड़े हैं। तीसरा नंबर, वर्तमान में बढ़ती गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। केंद्र सरकार को जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें हम इन सारे मुद्दों को उनके सामने रखेंगे। इंडिया गठबंधन ने चौथे नंबर पर यह बात कही कि इंडिया महागठबंधन के सभी दल हर 2 महीने में बैठक करेंगे। हमारी अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। और 5वां और आखिरी, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और हर सुबह नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि अब इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी, जिसने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। पार्टी बौखलाई हुई दिखाई दे रही है और इसका ताजा उदाहरण सड़कों पर देखने को मिला, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर बैठक से पहले राहुल गांधी के विरोध में कुछ पोस्टर्स लगाए गए। हालांकि ये नहीं पता चल पाया कि ये पोस्टर किसने लगाए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये काम बीजेपी की तरफ से किया गया है, जो बीजेपी की बेचैनी को साफ साफ उजागर करता है। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं, दावे कर रहे हैं कि मोदी सरकार अगले साल में गिर जाएगी, उसने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। इंडिया गठबंधन ने 2029 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार का मुकाबला करने के लिए अभी से मोर्चा संभाल लिया है और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है।
इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। वैसे मुश्किलें तो अब टीएमसी के उन विधायकों की भी बढ़ने वाली हैं, जिन्होंने बागी रुख अपनाते हुए पार्टी छोड़ दी। पार्टी के करीब 58 विधायकों ने पार्टी से अलग गुट बना लिया है। यहां तक कि उन्होंने ऋतुव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता भी चुन लिया है। लेकिन अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। तो क्या चल रहा है इस वक्त बंगाल की सियासत में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सत्ता से हटने के बाद अब ममता बनर्जी के करीबी ही टीएमसी से मुंह मोड़ने लगे हैं, लेकिन अब उन्हें ऐसा करना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में टीएमसी के 58 विधायकों ने अपना गुट अलग बना लिया है और ऋतुव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता भी चुना है। लेकिन अब उनकी नियुक्ति का मामला कोलकाता हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। जैसा आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर रथिंद्र बोस ने इस पद के लिए ऋतुव्रत बनर्जी को मान्यता दे दी, जबकि इस पद पर एक और नेता सोवनदेव चट्टोपाध्याय भी दावा कर रहे थे। ऐसे में सोवनदेव चट्टोपाध्याय ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है और सुनवाई की तारीख 11 जून तय कर दी है। इस बीच टीएमसी में एक और टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। टीएमसी के 58 विधायकों के बाद अब पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने भी इस्तीफा दे दिया है। रॉय ने इस्तीफा ऐसे वक्त में दिया जब ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बेहद अहम बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंची थी। इस बीच टीएमसी के राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर के इस्तीफे की खबर सामने आ गई। इसके बाद 20 सांसदों के भी पार्टी से किनारा करने की खबरें सामने आने लगी। वैसे टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने दावा किया है कि टीएमसी में कोई टूट नहीं है और जो लोग नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं उनकी संख्या 13 ही है। जिस सांसदों के अलग होने के दावे किए जा रहे हैं, उन्होंने जो पत्र तैयार किया है उसमें 13 सांसदों के ही दस्तखत हैं। यानी अगर ये सांसद अलग होने का ऐलान करते हैं तो उन सभी की सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में टूट बढ़ती जा रही है तो बिहार एनडीए में भी बड़ी टूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। दरअसल राज्य में एमएलसी चुनाव से पहले एनडीए में मची खलबली अब खुलकर सामने आ गई है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से नाराज दिखाई दे रही हैं और अब कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की कुर्सी पर मंडराते खतरे ने आरएलएम का गुस्सा और बढ़ा दिया है। तो क्यों एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में मचा है बवाल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में 18 जून को 10 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं। इनमें से एक सीट पर उपचुनाव होना है, जिसे लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है। एनडीए में बड़ी फूट देखने को मिल रही है। दरअसल एमएलसी चुनाव के लिए 8 जून को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। इस दौरान गठबंधन की ओर से 9 सीटों पर उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया। माना जा रहा था कि 10वीं सीट पर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन वो विधानसभा नहीं पहुंचे। 10वीं सीट पर आरजेडी की तरफ से सुनील सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसी स्थिति में दीपक प्रकाश अब किसी भी सदन में नहीं पहुँच पाएंगे। इस वजह से उनका मंत्री पद संकट में आ गया है और जल्द ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, ये तय हो गया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दीपक प्रकाश की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया है कि दीपक प्रकाश वर्तमान में न तो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के। इसके बावजूद उन्हें दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, जो संविधान की भावना और प्रावधानों की विपरीत है। कोर्ट में दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति मंत्री तो बनाया जा सकता है, लेकिन उसे निर्धारित अवधि के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी होता है। याचिका में दावा किया गया है कि दीपक प्रकाश को 20 नवंबर को मंत्री बनाया गया था। बाद में मई में उन्होंने फिर मंत्री पद की शपथ ली, यानी बिना किसी सदन के सदस्य बने दीपक प्रकाश 6 महीने से ज्यादा वक्त से मंत्री बने हुए हैं। वैसे सरकार बदलने के चलते वो 2 बार शपथ ले चुके हैं और यही कारण है कि अब कभी भी दीपक प्रकाश की कुर्सी जा सकती है। इसे लेकर सियासी पारा हाई है और एनडीए में मची खलबली खुलकर सामने आने लगी है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार बीजेपी को लेकर तीखे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा हाल ही में उन्होंने कहा था कि हम जेडीयू के साथ हैं, बीजेपी के साथ नहीं। उनका ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है और आरएलएम की बीजेपी से नाराजगी को साफ तौर पर उजागर कर रहा है। बिहार एनडीए में बवाल मचा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है, लेकिन इस बार वजह कुछ और है। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों की तरफ से चढ़ाई गई रकम गायब हो गई है, जिस पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेर लिया है। मामले में कोर्ट के भी हस्तक्षेप की मांग उठ रही है। विपक्ष के बढ़ते दबाव के चलते मंदिर ट्रस्ट को सफाई देनी पड़ी। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। क्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं की तरफ से चढ़ाया गया चढ़ावा चोरी हो गया है या गायब हो गया है? दरअसल ये सवाल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की रकम गायब होने की सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद से उठ रहे हैं, जिस पर अब राज्य की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सवाल किया है कि चढ़ावे की रकम आखिर गई कहां। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह दावा किया है। 7 जून को अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि
कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। यह मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है और सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। उनके इस दावे के बाद राज्य का सियासी पारा हाई हो गया। दूसरे दलों के विपक्षी नेताओं ने भी बीजेपी की घेराबंदी कर दी। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि भाजपाई चोर है। विपक्ष के बढ़ते हमले के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की सफाई आई। उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी कर इन आरोपों का खंडन किया। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। लेकिन इस पर भी बात नहीं बनी। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि इससे अच्छा तो कोई सफाई ना ही दी जाती। एक और पोस्ट में अखिलेश ने कहा, स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं है। लगता है ये इनके लिए हर हफ्ते की साधारण बात है और इतनी ज्यादा साधारण है कि इसे अब उल्लेखनीय भी नहीं मानते। चेहरे के भाव और देह की भाषा हताशा और निराशा से भरी है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर स्पष्टीकरण दिया जाए और आंकड़ों के मिलान के लिए सीसीटीवी के साक्ष्य का सहारा लिया जाए। जैसे ही सारे ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे तो सच अपने आप बाहर आ जाएगा, क्योंकि उनमें से हर कोई एक जैसा नहीं है। अखिलेश ने आगे कहा कि ये भी स्पष्ट है कि 40 सेकंड का स्पष्टीकरण आने में इतने घंटे क्यों लगे और स्पष्टीकरण के नाम पर 1 मिनट भी बोलना भारी क्यों पड़ा है। अखिलेश ने इस मामले में योगी सरकार की चुप्पी पर भी सवाल दागे और कहा कि प्रदेश सरकार की चुप्पी की तरह से सफाई भी संदिग्ध है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे स्पष्टीकरण के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। वहीं अब इस मामले में विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि इस मामले में बीजेपी सरकार अपनी चुप्पी तोड़ती है या नहीं। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है तो बिहार का चर्चित फायरिंग मामला अब सियासी बहस और पुलिस जांच से निकलकर कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है या नहीं, ये जल्द ही साफ होने वाला है। खान सर ने कानूनी मोर्चे पर बड़ा कदम उठाते हुए पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार फायरिंग मामला लगातार नया मोड़ ले रहा है। जिस विवाद की शुरुआत एक कोचिंग संस्थान पर हमले और तोड़फोड़ से हुई थी, अब वो कोर्ट तक पहुंच गया है। खान सर को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जान लेने की कोशिश और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में गिरफ्तारी का आशंकाओं के बीच उनके वकील अरविंद कुमार ने 8 जून को पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी है। इस याचिका पर 9 जून को सुनवाई हो सकती है। दूसरी तरफ इस मामले में गिरफ्तार किए गए गार्ड्स की जमानत को लेकर भी कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। ज्ञान बिंदु कोचिंग की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में दोनों गार्ड्स की जमानत का विरोध करते हुए दावा किया कि फायरिंग भीड़ को हटाने के लिए नहीं, बल्कि जानबूझकर कराई गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों गार्ड्स की केस डायरी और आपराधिक इतिहास की जानकारी मांगी। अब उनकी जमानत पर 10 जून को सुनवाई होगी। इसके अलावा ज्ञान बिंदु अकादमी के डायरेक्टर रोशन आनंद की जमानत याचिका पर भी 9 जून को अदालत अपना फैसला सुना सकती है। ऐसे में अगले 2 दिनों में कोर्ट से आने वाले फैसले पूरे मामले की दिशा तय कर सकते हैं। दरअसल पूरा विवाद 2 जून की रात शुरू हुआ था, जब खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में कथित तौर पर हमला और तोड़फोड़ की घटना हुई थी। घटना के बाद मीडिया से बातचीत में खान सर ने दावा किया कि उन्होंने खुद 8 से 10 राउंड फायरिंग की आवाजें सुनी थी। हालांकि अगले ही दिन खान सर अपने फायरिंग वाले बयान से पीछे हटते दिखाई दिए। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में 2 गार्ड कथित तौर पर फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और मामला सिर्फ हमले और तोड़फोड़ तक सीमित नहीं रहा। जांच की दिशा बदलने लगी और खान सर का नाम भी इस पूरे प्रकरण में चर्चा के केंद्र में आ गया। खान सर की गिरफ्तारी को लेकर अब सबकी नजरें कोर्ट पर टिक गई हैं। सवाल बरकरार है कि क्या उन्हें राहत मिलेगी या नहीं, लेकिन मणिपुर की जनता को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। राज्य में पिछले 3 साल से हिंसा और अशांति का दौर जारी है। अब उखरूल जिले में हुई एक नई घटना ने राज्य में कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मणिपुर में शांति बहाली के तमाम दावों के बीच उखरूल जिले के न्यू हेवन गांव से आई खबर ने एक बार फिर राज्य की संवेदनशील स्थिति को उजागर कर दिया है। दरअसल 7 जून को असम राइफल्स की एक नई चौकी स्थापित करने के प्रयास का स्थानीय लोगों ने विरोध किया।
जिसके बाद हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि लंबुई गांव में तैनात असम राइफल्स के जवानों ने ग्राम अधिकारियों और स्थानीय समुदाय से कोई चर्चा किए बिना न्यू हेवन गांव में चौकी निर्माण का काम शुरू कर दिया। जैसे ही इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली, बड़ी संख्या में लोग विरोध के लिए एकत्र हो गए। इस प्रदर्शन में महिलाओं और छात्र संगठनों के सदस्य भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि गांव की सहमति के बिना किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जाए, लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक लाठीचार्ज किया गया और गोलियां भी चलाई गयी। इस झड़प में कम से कम 4 नागरिक घायल हो गए। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ भी बल प्रयोग किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। घटना में एक छात्र संगठन के अध्यक्ष समेत कई लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। प्रदर्शनकारी अब असम राइफल्स की प्रस्तावित चौकी को तुरंत हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा के नाम पर स्थानीय लोगों की राय को नजरअंदाज किया जा सकता है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। जैसे आप जानते हैं कि मणिपुर पिछले 3 सालों से जातीय हिंसा और तनाव का सामना कर रहा है। कई बार केंद्र और राज्य सरकार की ओर से हालात नियंत्रण होने की बात कही गई, लेकिन समय समय पर सामने आने वाली ऐसी घटनाएं उन दावों पर सवाल खड़े करती हैं। अब साल 2027 में मणिपुर विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य की शांति और सुरक्षा का मुद्दा सियासत के केंद्र में जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस विवाद को कैसे सुलझाती है और क्या मणिपुर में शांति बहाली के दावे जमीन पर भी दिखाई देते हैं या नहीं। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं पश्चिम एशिया में भी हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे, बल्कि एक बार फिर यहाँ जंग छिड़ गई है। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, लेकिन इस बार अमेरिका ने इससे दूरी बना ली है। और अब जब दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं तो क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। तो क्या है पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। ईरान और इजराइल में एक बार फिर जंग शुरू हो गई है और इस बार पहला हमला ईरान की तरफ से किया गया है। लेबनान में जारी इजराइल के हमलों के खिलाफ ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन जब इजराइल नहीं माना तो अब उसके अपनी धमकियों पर अमल करते हुए ईरान ने इजराइल पर हमला बोल दिया है। ईरान ने तेल अवीव को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। यमन के हुती विद्रोहियों ने भी जाफा क्षेत्र में इजराइल के संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। फलस्तीनी गुट हमास ने लेबनान में इजराइल के अपराधों पर ईरान और यमन की प्रतिक्रिया की तारीफ की है, लेकिन ईरान और हुतियों के इन हमलों से इजराइल भड़क गया। उसने ईरान के कई सैन्य और रक्षा ठिकानों पर हमला बोल दिया। ईरानी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक तेहरान, तबरीज और इस्फहान में कई विस्फोट हुए। ये हमले यही नहीं थमे। इजरायली सेना ने बताया कि उसकी एयरफोर्स ने ईरान के दक्षिण पश्चिमी खुजेस्तान प्रांत के महशहर शहर में एक पेट्रोकेमिकल परिसर में कई ठिकानों पर हमला किया है। ईरान ने इस हमले में पेट्रोकेमिकल संयंत्र के एक हिस्से को नुकसान पहुंचने की भी पुष्टि की है, जिसके बाद IRGC ने भी बदले की कार्रवाई में इजरायल के नेवातिम और तेल नोफ एयरपोर्ट पर हमला किया। ये हमले ईरान के 3 क्षेत्रों में रडार स्थलों पर इजरायली हमले के बाद किए गए। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में ओमान तट के पास एक जहाज पर भी हमले की खबर आई है। बताया जा रहा है कि इस जहाज पर 24 भारतीय नाविक सवार थे, जिसके बाद भारत सरकार भी एक्शन में दिखाई दे रही है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर भारतीयों से ईरान की यात्रा न करने और वहां मौजूद लोगों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिशें चल रही थी। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी ईरान पहुंचे हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू को जवाबी कार्रवाई से दूर रहने की चेतावनी तक दी थी, लेकिन नेतन्याहू नहीं माने और इसके बावजूद हमलों के बाद ट्रंप ने दोनों ही देशों से हमले रोकने की मांग की। हालांकि ईरान ने अब अपने हमले रोक दिए हैं। उसका कहना है कि हालिया हमलों के बाद इजरायल को सबक सीखना होगा। अब जब तक लेबनान पर हमला नहीं होगा तब तक ईरान भी कोई हमला नहीं करेगा। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या पश्चिम एशिया में शुरू हुई जंग थम जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आखिर टीएमसी से बागियों के जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है और मजेदार बात यह कि तरह तरह के आरोप अब आ रहे हैं। जैसे कि एक बागी ने तो ये तक कहा कि अभिषेक बनर्जी के लिए हमको ताली बजाने को कहा जाता था। वो कहा जाता था कि खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाओ। हो सकता है वो सज्जन ये भी कह सकते थे कि अभिषेक बनर्जी के कपड़े धोने के लिए कहा जाता था, घर का झाड़ू पोंछा लगाने के लिए कहा जाता था। इस तरह के बचकाने आरोप अब वहाँ पर लगाए जा रहे हैं।
अच्छा ये होता कि विधायक महोदय ये बताते कि आखिर अच्छी खासी एक पार्टी को छोड़कर जाने के लिए एक मालदार पार्टी में जाने का आखिर क्या सौदा हुआ था, क्योंकि जनता के चुने हुए अगर आप नुमाइंदे हैं तो जनता को आपको ये सब बातें भी बतानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।